इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, जो कि आपकी बुक में ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के नाम से भी अवेलेबल है। सबसे पहली बात ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ ली हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा डेलिब्रेट स्ट्रक्चर ऑफ पीपल होता है जो कि मिल के काम करते हैं एक पर्पस को, एक गोल को अचीव करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो ये इस तरह की फॉर्मल अरेंजमेंट होती है जॉब्स की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप जो जॉब्स होती हैं, जो काम होते हैं, उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के डिज़ाइन की, तो ये इस तरह के एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है वर्क स्पेशलाइजेशन, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन होती है। अब हम आगे जाके फर्दर 1 बाय 1 इनको देखेंगे कि ये सब क्या होते हैं। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हुए कि अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने काम को, स्पेसिफिक जॉब्स को डिवाइड कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर कि एक अगर टेक्सटाइल सेक्टर है तो वो सबसे पहले अपना जो है वो वीविंग करेंगे, अपना धागा बनाएंगे। आफ्टरवर्ड्स धागा बनने के बाद इट विल बी डाई, और डाई होने के बाद फिर वो चला जाएगा कपड़ा बनने के लिए, और जब कपड़ा बनेगा उसके ऊपर प्रिंट्स वगैरह बनेंगे। और अगर वो है कोई रेडी टू वेयर प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको कटिंग करेंगे। तो हर कोई एक जो है वो जगह पे वो लोग अपना जो है वो धागा बनाएंगे, उसको डाई करेंगे, और जो यूनिट होगा उनका स्टिचिंग वो अलग लगा होगा। उसके बाद क्या होता है कि असाइनमेंट टास्क दे दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं इंडिविजुअल्स को उनके काम के लिए। फिर उनको गाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टास्क हैं उन्होंने उसको किस तरह से कैरी ऑन करना है। और अगर क्लस्टर जॉब्स हैं कि सबकी अगर सेम जॉब्स हैं तो उनको भी यूनिट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे स्टिचिंग यूनिट अगर हो गया तो पता है वहाँ पे एक ही जॉब की जा रही है, वहाँ पे सब स्टिचिंग में इन्वॉल्व है। फिर क्या काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप ना सिर्फ अपने इंडिविजुअल्स के दरमियान कनेक्शंस रखते हैं, ग्रुप्स के दरमियान और डिपार्टमेंट्स के दरमियान इंटर डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अचीव नहीं करेगी सक्सेस। देन स्टैब्लिश करते हैं आप फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी कि हर यूनिट के ऊपर एक मैनेजर इंचार्ज है, फिर हर डिपार्टमेंट का एक हेड आ गया, फिर मुख्तलिफ एक ऐसा हेड आएगा जो सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर होगा। लाइक टॉप टू बॉटम आपकी हायरार्की, मिडल मैनेजर, लोअर मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स, मतलब ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह का पॉइंट है कि किस हद तक, किस लेवल तक आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं सेपरेट जॉब्स के अंदर, ताकि जो है आपका काम कंप्लीट हो जाए, डिफरेंट लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अगर हम बड़ी सिंपल सी बात करते हैं कि जो है लेट्स सपोज अगर कोई बर्तन बनाने वाली भी फर्म है, क्रॉकरी बना रही है, तो आपने शायद हैंडमेड पोएट्री देखे होंगे। हम एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं जहाँ पे मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो कोई ऐसा बंदा भी उन्हें रखा होता है जो कि उस पर पेंट वगैरह करने में एक्सपर्ट होता है। जब बन जाता है तो वो बंदा उसमें एक्सपर्ट होता है, वो उसको हायर करते हैं। ये एक सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन की बात है जो कि लिखी हुई नहीं होती है, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं होती है। लेकिन जब हम फर्म्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड होती हैं हर जगह पे, चाहे वो आपके LCCI हों, आपके चैम्बर्स हों, आपके जो हैं FPR हो, टैक्स वगैरह के साथ हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि लोग हायर करते हैं जो कि अपनी जॉब के अंदर स्पेशलाइज होते हैं। अगर कोई एक इंसान कंप्यूटर का एक्सपर्ट है तो वो अपना कंप्यूटर का ही काम करेगा। अगर कोई एक इंसान स्टिचिंग में एक्सपर्ट है तो अपना स्टिचिंग का काम करेगा। अगर एक इंसान वेविंग में एक्सपर्ट है, धागा बनाने में एक्सपर्ट है, तो अपनी एक्सपर्टीज़ वहीं पे देगा। अगर कोई केमिकल इंजीनियर है तो वो अपनी फैसिलिटी वहीं पे प्रोवाइड करेगा अपनी। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हर काम अपना बंदा जो है वो परफेक्टली करता है और अल्टीमेटली आपका काम बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि ओवर स्पेशलाइजेशन अगर आप कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट लोग रख लेते हैं, तो उसका फिर क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि लोग थकना शुरू हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस होता है। फिर क्या होगा, आप उन पे ज़्यादा वर्कलोड अगर डाल देंगे कि ये तो बड़े एफिशिएंट बंदे हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि लोग फिर छुट्टियां करना शुरू कर देंगे और आपका टर्नओवर यानी कि लोगों का जाने की रेशो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ती जाएगी।
ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन? एक्चुअली डिपार्टमेंटलाइजेशन एक ऐसी बेस होती है जिसके ऊपर आप कह लें कि टास्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में असाइन कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो 5 टाइप से की जा सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द MNCs, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट वन। वहाँ पे 1 मैन शो चलता है, वो एक बंदा ही सब कुछ कर लिया करता है। लेकिन अभी हम MNCs की बात कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है जी फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है कि आप अपनी ग्रुपिंग कर देते हैं जॉब्स की उनके फंक्शन की परफॉर्मिंग के हिसाब से। लेट्स सपोज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं किसी की भी, तो वहाँ पे कोई मैनेजर हो सकता है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है। अगर वो इंजीनियरिंग फर्म है तो वहाँ पे कोई अकाउंटिंग का मैनेजर हो सकता है। फिर उसके पास मैन्युफैक्चरिंग की कोई मैनेजर हो सकता है। फिर HR के मैनेजर होते हैं। फिर परचेजिंग मैनेजर होते हैं, सेलिंग मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर उनके पास है तो उसका कोई हेड होगा। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं उस डिपार्टमेंट के काम की नौइयत के लिहाज से कि वो किस तरह का काम करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है जी प्रोडक्ट की ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन। आप अपनी जॉब को अपने डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेस्ले। नेस्ले इज प्रोवाइडिंग यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, पानी से लेके जूसेस, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, इवन कि बेबी फूड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग। तो वो अपनी प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स को सेपरेट कर देंगे ताकि उनके काम में आसानी हो जाए। कि देन वी हैव ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग। आपकी जो जॉब्स की होती है वो आपकी टेरिटरी या ज्योग्राफी की बेस पे, यानी कि अगर आपकी कोक की अगर हम बात करते हैं, मैकडोनल्ड की बात करते हैं, तो आप देखें कि वो एक बड़े बड़े जायंट्स हब्स हैं जो पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो वो क्या करते हैं, वो टेरिटरीज बना देते हैं। वो एशियन रीजन बना देंगे, यूरोपियन रीजन बना देंगे, या पाकिस्तानी जो है वो बना देंगे एरिया, और इंडिया बना देंगे। इस तरह से टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उनको काम करने में आसानी होती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोसेस के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या आप यहाँ पे जॉब्स की ग्रुपिंग की दी जाती है प्रोडक्ट की प्रोसेस के लिहाज से कि वो किस तरह से फ़्लो कर रहे हैं। आप देखें अगर जैम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रूट्स जो हैं वो वॉशिंग किए होंगे, फ्रूट वॉश किए जाएंगे, तब फिर उसके बाद उनको प्रेस आउट करके उसमें से जो है वो फ्लूइड लिया जाएगा, उसको कुक किया जाएगा, देन इट विल बी जैम प्रिपेयर। तो हर स्टेप के ऊपर अलग अलग लोग इन्वॉल्व होंगे, हर डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। जब वो कुक हो जाएगा तो देन इट विल मूव टू पैकेजिंग, वो पैकेजिंग की तरफ चला जाएगा। आफ्टरवर्ड्स वहाँ से फिर कोई सेलिंग डिपार्टमेंट में वो चला जाएगा जिसका काम होगा कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाना। तो प्रोसेस के हिसाब से भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह से अगर एक बिल्डिंग के अंदर आपकी वीविंग हो रही है तो नेक्स्ट में आपकी फैब्रिकेशन हो रही होगी, तो उससे आगे जो है वो प्रिंटिंग हो रही होगी कपड़े के ऊपर। तो आपके प्रोसेसेस के हिसाब से भी जॉब्स को, डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन वी हैव कस्टमर। ये इस तरह की जॉब्स होती हैं जिनको अपनी कस्टमर की नीड्स और वांट्स के मुताबिक जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट टुडे, तो आज की जो दुनिया है वो ज़्यादातर कस्टमाइज चीज़ों की तरफ चल पड़ी हुई है। वो चाहे आपके केक हों, वो चाहे आपके वेडिंग ड्रेसेस हों, इवन द बिगर ब्रांड्स आर ऑफरिंग यू योर कस्टमाइज वेडिंग ड्रेसेस कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा अपनी शादी पे लगना चाहते हैं। अगर आपको घर चाहिए, इंटीरियर चाहिए उसमें, तो वो सब कस्टमाइज कस्टमाइज़ होगा, यानी कि आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। वो आपको आइडियाज़ प्रोवाइड कर देते हैं और आप उसमें चेंजिंग करके अपने मुताबिक करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर इस तरह के डिपार्टमेंट्स क्रिएट करती हैं जिनका काम ये होता है कि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को देखें, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उसके मुताबिक उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना के प्रोवाइड कर दी जाएँ। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं।